इंडिया में ब्रॉडली दो तरह की कार बायर्स होते हैं। एक तो वो जो सीधा टॉप मॉडल्स खरीद लेते हैं जिनमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाती है, और दूसरे वो बायर्स जिनके बजट लिमिटेड होता है और इसीलिए वो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढते हैं जिसमें जरूरी फीचर्स भी मिल जाए बिना अननेसेसरी चीजों पर पैसा खर्च किए। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। देखो, आजकल कार्स में इतने सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं कि एक न्यू कार बायर के लिए ये समझना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा फीचर एक्चुअली में यूजफुल है और कौन सा सिर्फ दिखाने के लिए ऐड किया गया है। सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कार्स पर मिलने वाले कुछ फीचर्स को उनके रियल यूज केस के बेसिस पर तीन लिस्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है नेसेसरी, जिसमें वो फीचर्स है जो कार्स खरीदते वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद है प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें वो फीचर्स आते हैं जो डेली यूज में काफी यूजफुल होते हैं और अगर बजट अलाउ करे तो जरूर लेना चाहिए। और तीसरा है अननेसेसरी लिस्ट, जिसमें हमने उन फीचर्स को रखा है जिनका रियल यूज काफी लिमिटेड है और कई केसेस में वो सिर्फ कॉस्मेटिक या अननेसेसरी भी हो सकती है। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं सेफ्टी से, और इसमें से भी सबसे पहले एडास की बात करते हैं। एडास यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एक यूजफुल फीचर तो है, लेकिन कैमरा बेस्ड एडास से ज्यादा रेडार बेस्ड जो एडास होता है वो बेटर होता है और आइडियली लेवल 2 होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेडार वाले एडास होते हैं ना, उनको डिसेबल करने का ऑप्शन होनी चाहिए कार में, क्योंकि सिटी ड्राइविंग में आप हमेशा एडास पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एडास सिस्टम जनरली लेन मार्किंग और कार्स जो होती है जो आगे पीछे या साइड से आती है उनको अच्छे से डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन जो बाइकर्स या पेडेस्ट्रियंस अचानक से सामने आ जाता है उन केसेस में एडास फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर कार मोस्टली सिटी में चलानी है तो एडास लेने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बेटर है आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव करो और जो पैसा बचे उससे एक्सटेंडेड वारंटी या फ्यूल कॉस्ट में इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आप हाईवे पर ज्यादा ड्राइव करते हो और बजट भी अलाउ कर रही है प्लस गाड़ी भी बहुत बड़ी है तो एडास लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर ये नेसेसरी नहीं है। तो इसी वजह से मैंने एडास को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। अगर आप सी सेगमेंट या उससे बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो 360 डिग्री कैमरा काफी यूजफुल फीचर है, क्योंकि बड़ी कार्स में ब्लाइंड स्पॉट्स ज्यादा होते हैं। स्पेशली आजकल जो कार्स की डिजाइन बन रही है उनमें ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो टाइट पार्किंग एरियाज होता है उनमें जजमेंट लेना डिफिकल्ट हो जाती है बड़ी गाड़ी में। तो ऐसे में 360 डिग्री कैमरा न्यू ड्राइवर्स के लिए हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा, और अनवांटेड क्रैशेस से भी वो बचाती है। लेकिन अगर आप बी या B2 सेगमेंट की छोटी कार ले रहे हैं तो उसकी जगह रियर पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस काफी होता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो पार्किंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी और पैसे भी बचेंगे। सो इसीलिए मैंने 360 डिग्री कैमरा को भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। देखो, रियर पार्किंग कैमरा एक नेसेसरी सेफ्टी फीचर है जो हर कार में होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे रियर साइड की वाइड विजिबिलिटी मिल जाती है और गाड़ी को रिवर्स करते टाइम अनवांटेड क्रैशेस से भी ये बचाता है। और अच्छी बात यह है कि अगर कार में फैक्ट्री फिटेड रियर कैमरा ना भी हो तो आप आफ्टर मार्केट भी अच्छी क्वालिटी का कैमरा डिसेंट प्राइस पर लगवा सकते हो। सो इसीलिए मैंने इसको नेसेसरी लिस्ट में रखा है। TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसी फीचर है जो रियल टाइम में टायर प्रेशर को मॉनिटर करता है और मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर है, क्योंकि कम टायर प्रेशर से माइलेज गिरता है प्लस टायर डैमेज या ब्रस्ट होने की चांसेस भी बढ़ जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती है। और टायर के लिए ज्यादा प्रेशर भी डेंजरस होता है। सो इसीलिए एग्जैक्ट टायर प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो, मैक्सिमम कार्स में TPMS मिड वेरिएंट से मिलने लगती है या तो ऊपर के वेरिएंट्स में आता है, पर मेरे हिसाब से कार कंपनीज को ये फीचर बेस वेरिएंट से ही दे देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। खैर, अच्छी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी में नहीं भी है तो आप आफ्टर मार्केट TPMS को बहुत ही कम प्राइस में इंस्टॉल करवा सकते हो। सो इसीलिए मैंने TPMS को भी नेसेसरी लिस्ट के अंदर रखा है। IRVM का मतलब होता है इनसाइड रियर व्यू मिरर, जिसे आप पीछे से आ रहे व्हीकल्स को देखते हैं। और ऑटो डिमिंग IRVM का काम होता है जब पीछे वाली कार की हेडलाइट का स्ट्रॉन्ग ग्लेयर मिरर पे पड़ता है तो उसको ऑटोमेटिकली वो डार्क कर देता है। इससे नाइट ड्राइविंग कंफर्टेबल हो जाता है और एक्सीडेंटल रिस्क भी कम होता है, प्लस ये आपकी आई स्ट्रेन को भी कम करता है। लेकिन देखो, लोअर वेरिएंट्स में ये फीचर नहीं होता है, मैनुअली लीवर से एडजस्ट करना पड़ता है जो ट्रैफिक में थोड़ा इनकन्वीनियंट सा हो जाता है। लेकिन गुड क्वालिटी की ऑटो डिमिंग IRVM आफ्टर मार्केट भी अराउंड 10K तक मिल जाती है, तो आप उसको आसानी से अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो इसीलिए मैंने इसे भी नेसेसरी लिस्ट के अंदर ही रखा है। आजकल हिल होल्ड असिस्ट मैक्सिमम कार्स की बेस्ट मॉडल में मिल जाता है, जो स्लोप में कार को स्लिप होने से बचाती है और ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है।
उसके बाद हिल डेसेंट कंट्रोल थोड़ा सा हायर वेरिएंस में आता है, जो ढलान में कार को स्लिप होने से बचाती है। लेकिन अगर ये फीचर ना भी हो तो नॉर्मल ब्रेक से भी काम चलाया जा सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एक अच्छी फीचर है, लेकिन सिर्फ इसके लिए वेरिएंट अपग्रेड करना या ज्यादा पैसा देना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स भी परफेक्टली काम कर देते हैं। सो इसीलिए मैंने हिल होल असिस्ट को नेसेसरी लिस्ट में रखा है और हिल डेसेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को प्रायोरिटी लिस्ट में रखी। सो अब बात करते हैं इंटीरियर फीचर की और शुरू करते हैं डैशबोर्ड से, और फिर हम धीरे धीरे एक्सटीरियर्स तक जाएंगे। देखो, ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम कंपनीज बेस मॉडल में दोनों एक साथ नहीं देती, और कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो मिड वेरिएंट से देते। लेकिन लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ये फीचर काफ़ी यूजफुल है, स्पेशली शॉर्ट हाइट के ड्राइवर्स के लिए। सो मेरे हिसाब से हर एक कार बायर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कार में कम से कम टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जरूर हो, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में ये आपको कभी ना कभी यूज करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको भी जो है प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। क्रूज कंट्रोल का यूज मेनली हाईवे ड्राइविंग में होता है, लेकिन सिटी में इसका यूज मुश्किल है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल एक सर्टेन स्पीड के ऊपर ही वर्क करता है, जबकि सिटी ट्रैफिक में स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। सो इसीलिए अगर आपकी कार 60 to 70% सिटी में चलती है तो क्रूज कंट्रोल की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर ज्यादा चलती है, 70 to 75% आपकी गाड़ी हाईवे पर चलने वाली है, तो ये एक यूजफुल फीचर है और जरूर ऑप्ट करनी चाहिए आपको इसके तरफ। सो इसीलिए इसे भी जो है मैंने प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ही रखा है। आजकल MID दो टाइप्स की होती है, एक तो एनालॉग प्लस स्मॉल डिजिटल स्क्रीन वाली, और दूसरी है फुल TFT डिजिटल स्क्रीन वाली। TFT डिस्प्ले ज्यादा स्टाइलिश लगता है और एक्स्ट्रा ग्राफिक्स देते हैं इसमें कंपनीज, प्लस कुछ फीचर्स इनमें इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कैमरा व्यू, गूगल मैप्स एक्सेट्रा। पर ये फीचर ऑलरेडी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर दिखती रहती और वहां पर वो बहुत बड़ी स्क्रीन में दिखता है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है इन कंपेयर टू डिजिटल MID। और बाकी जो डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज, बेसिक व्हीकल इन्फो वगैरह है, ये सब नॉर्मल डिजिटल MID के अंदर भी मिल जाता है। सो इसीलिए मेरे हिसाब से TFT MID के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना जरूरी नहीं है, ये एक अननेसेसरी फीचर है, और इसीलिए मैंने इसको अननेसेसरी लिस्ट के अंदर ही रखा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैंने नेसेसरी लिस्ट में रखा है, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, म्यूजिक, कैमरा व्यू, जो डेली यूज का फीचर्स है। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करता है कि सिर्फ म्यूजिक सिस्टम टाइप वाला बेसिक डिस्प्ले लगाकर दे देते हैं, जिनमें म्यूजिक सिस्टम और रेडियो के अलावा और कुछ नहीं होता। और कुछ कंपनीज इतने बड़े स्क्रीन लगवा देते हैं कि उसमें AC कंट्रोल्स तक ठूस देते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी को खत्म कर देती है, प्लस वो एक सेफ्टी रिस्क भी। पर देखो, इंफोटेनमेंट सिस्टम होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ हर एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन भी होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आप बढ़िया क्वालिटी की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। कार्स में आजकल दो टाइप्स की AC मिलते हैं, एक तो होती है मैनुअल AC पुराने जमाने वाली, जिसमें टेम्परेचर एग्जैक्ट सेट नहीं कर सकते आप, बस कंप्रेसर को ऑन ऑफ करते हैं और फैन स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। दूसरी आती है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जहां आप बस टेम्परेचर सेट कर देते हो, बाकी कार ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर को मेंटेन करती रहती है। लेकिन देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर बजट अलाउ करता है तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन मैनुअल AC से भी काम चल जाता है। सो इसीलिए मैंने इसे भी जो है प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ही डाला है। आजकल ऑलमोस्ट हर कार में चार्जिंग पोर्ट्स बेस वेरिएंट से मिल जाती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग, टाइप C पोर्ट्स और रियर पैसेंजर के लिए पोर्ट्स होना इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए चार्जिंग पोर्ट्स को मैंने नेसेसरी सेगमेंट के अंदर रखा। लेकिन जो वायरलेस चार्जिंग है उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक तो वो स्लो चार्ज करती है और इससे फोन हीट भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस फीचर के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना ज्यादा लॉजिकल नहीं लगता मुझे, और इसलिए मैंने वायरलेस चार्जिंग को अननेसेसरी लिस्ट के अंदर डाला। कंपनीज इन फीचर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हेडलैम्प और वाइपर का लीवर स्टीयरिंग के जस्ट पीछे ही होता है, बस एक फिंगर की मूवमेंट से ऑन ऑफ हो जाती है, और कई बार ये फीचर एक्यूरेट भी नहीं होते। सो इसीलिए इन फीचर के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी फीचर है, और इन्हीं रीजंस के चलते मैंने इन दोनों ही फीचर को अननेसेसरी लिस्ट के अंदर रखा है। ORVMs यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर दो टाइप्स की होती है। एक तो होता है मैनुअल, जो आपको हाथों से एडजस्ट करनी पड़ती है, पर आजकल लीवर दिया जाता है जिसके हेल्प से आप अंदर बैठे इनको एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी आती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, जो इलेक्ट्रिक बटन या जॉयस्टिक के जरिए फोल्ड अनफोल्ड होता है। देखो, अगर आप किसी और फीचर के लिए वेरिएंट अपग्रेड कर रहे हो तो जरूर ध्यान देना कि उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जरूर हो, क्योंकि जब आप गाड़ी को लेकर कंजेस्टेड एरिया में जाओगे बार बार, तो मिरर को एडजस्ट करना मैनुअल लीवर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और आपको काफी परेशानी होगी। तो ऐसे में वो फीचर बहुत काम का है। लेकिन
लेकिन मैनुअल ओवरव्हील्स भी एक बार सेट करके कंफर्टेबली यूज किया जा सकता है अगर आपको ज्यादा पतली गलियों में जाना नहीं है तो। सो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवरव्हील्स को प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखा है। देखो, रियर डिफॉगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, क्योंकि फॉगी वेदर में रियर ग्लास पर फॉग जम जाती है और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो तब ये जो डिफॉगर है ये इसकी हीटिंग लाइंस फॉग को क्लियर कर देता है। और सेम ऐसे रियर वाइपर रेनी सीजन में काफी यूजफुल होती है। सो इसीलिए मैं रियर डिफॉगर और रियर वाइपर दोनों को ही नेसेसरी लिस्ट में रखता हूँ। सीटिंग एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैनुअल लीवर से फास्ट एडजस्टमेंट हो जाती है, एक्यूरेट भी होती है और रिलायबल भी होती है। सो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट को अननेसेसरी लिस्ट के अंदर रखा है। देखो, इंडिया जैसी गर्म क्लाइमेट वाले देश में वेंटिलेटेड सीट्स बहुत यूजफुल फीचर्स हैं। इसमें सीट्स के अंदर स्मॉल फैंस होते हैं जो परफोरेशन के थ्रू हवा सर्कुलेट करते रहते हैं, जो केबिन के अंदर हवा होती है उसी को। और इसके चलते एक तो स्वेटिंग कम होती है और लॉन्ग ड्राइव्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वेंटिलेटेड सीट्स जरूर लेना चाहिए। बाकी इस फीचर को जो है मैंने नेसेसरी लिस्ट के अंदर ही रखा है। रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, लेकिन कार कंपनीज जो इसको आज भी बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देखो, अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए और रियर पैसेंजर टॉल हो तो नेक इंजरी की चांसेस बहुत ज्यादा होता है बिना हेडरेस्ट के या जो छोटे वाले हेडरेस्ट होते हैं उनसे। लेकिन वहीं अगर एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता है तो वो वहां पर नेक को सपोर्ट दे देता है, जिससे इंजरी की चांसेस बहुत कम हो जाती है। सो इसीलिए मैंने इसको जो है नेसेसरी लिस्ट के अंदर ही रखा है। आर्मरेस्ट लॉन्ग ड्राइव्स में काफी कंफर्ट देता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को ही, पर मैक्सिमम कार कंपनीज बेस मॉडल से आर्मरेस्ट नहीं देते। पर अच्छी बात यह है कि आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो फ्रंट के अंदर आर्मरेस्ट, और मेरे हिसाब से आर्मरेस्ट तो होना ही चाहिए फ्रंट के अंदर स्पेशली, क्योंकि इससे लॉन्ग ड्राइव्स में बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है हाथों को। तो इसीलिए मैंने इसको जो है प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ही रखा है। 60-40 स्प्लिट सीट्स काफी अंडररेटेड फीचर है। इसमें रियर सीट्स पार्शियली फोल्ड हो सकती है, जिससे आप ज्यादा लगेज कैरी कर सकते हो और पैसेंजर भी साथ में बैठा सकते हो। ये फीचर काफी प्रैक्टिकल है और आइडियली हर कार में होना ही चाहिए, पर कुछ कार कंपनीज आज भी कंजूसी करते हैं और इसको नहीं देते। लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग ये तो नेसेसरी लिस्ट डिजर्व करती है। देखो, ड्राइवर और को ड्राइवर के पास धूप से बचने के लिए सनवाइजर होती है, पर मैक्सिमम कार्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है धूप से, और यहीं पर रियर सनशेड्स पैसेंजर को डायरेक्ट सनलाइट से बचाती हैं, और इसीलिए ये फीचर इंडियन क्लाइमेट में काफी यूजफुल है। लेकिन मैक्सिमम कंपनी सनशेड्स को जो है बेस वेरिएंट्स में नहीं देते हैं, पर मेरे हिसाब से इसको भी जो है देना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी में नहीं भी है तब भी आप इसे आफ्टर मार्केट इजीली लगवा सकते हो, और इसमें आपको ज्यादा पैसा डालने की भी जरूरत। सो इसको मैं नेसेसरी लिस्ट के अंदर ही रखूंगा। देखो, सनरूफ वो अलादीन का जिन है जिसको अगर सही सिचुएशन में इस्तेमाल किया गया तो एक्सपीरियंस इनहेंस कर सकता है, लेकिन अगर गलत जगह और गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ये जानलेवा साबित होता है। देखो, सनरूफ दो टाइप्स की होती है। एक तो वो छोटी वाली जिसका मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता, और दूसरी है पैनोरामिक सनरूफ जो ट्रैवल एक्सपीरियंस को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है, स्पेशली सीनिक प्लेस में अगर आप हमारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह आते हो तो। लेकिन इसको खोलकर अगर आप इंडिया में डेली ड्राइविंग करते हो तो इससे डस्ट भर भर के आपके केबिन के अंदर आएगा और केबिन टेम्परेचर भी इफेक्ट होगा। प्लस ये जो है ये एक सेफ्टी रिस्क भी है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कई न्यूज ऐसे निकल कर आया है कि जो अंदर बैठे लोग हैं वो सनरूफ को तोड़कर बाहर निकल गया है। सो मेरे हिसाब से सनरूफ इंडिया जैसी देश के लिए तो अननेसेसरी फीचर है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, और इसीलिए मैंने इसको अननेसेसरी लिस्ट के अंदर रखा है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। एलॉय व्हील्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैंडलिंग इंप्रूव करती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है और ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता है। वहीं स्टील व्हील्स फ्लेक्सिबल होती है, चीप होते हैं और क्रैक होने की रिस्क इनमें होता ही नहीं है, लेकिन टाइम के साथ इनमें रस्टिंग इश्यूज आ जाती है। देखो, अगर आपका रोड्स बहुत ज्यादा खराब है, बजट भी टाइट है, तो स्टील व्हील्स भी परफेक्टली फाइन है। इवन सच को तो अच्छे रोड्स पर भी एलॉय व्हील्स की कोई जरूरत नहीं है। सो इसीलिए मैंने एलॉय व्हील्स को अननेसेसरी लिस्ट के अंदर ही रखा है। DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स का मेन पर्पस था विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना, स्पेशली फॉगी रीजन्स में। लेकिन इंडिया में DRLs का यूज मोस्टली डिजाइन और स्टाइलिंग के लिए होता है, और इसीलिए कंपनीज आजकल हर एक कार के अंदर जबरदस्ती DRL को ठूसे जा रहे हैं बिना वजह के, और लोग भी उसको देखकर कार खरीद रहे हैं। पर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स रिफ्लेक्टर से बेटर बीम फोकस देते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइट LEDs कभी कभी सामने वाले ड्राइवर्स को ग्लेयर दे देती है, और इससे खतरा आपको भी है, क्योंकि अगर उसकी विजिबिलिटी ब्लॉक
कोई तो बंदा आके आपको भी ठोक सकता है। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो जरूर लो, लेकिन उसके साथ ही येलो टोन लाइट को जरूर इंस्टॉल करवा लेना, क्योंकि इससे विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूजुअली हायर वेरिएंट्स में मिलते, पर आप जो है इसको आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल करवा सकते हो। सो इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखा है और DRL को अननेसेसरी लिस्ट के अंदर। फ्लश डोर हैंडल्स मॉडर्न डिजाइन के लिए दिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उतनी यूजफुल नहीं है। नॉर्मल डोर हैंडल्स ज्यादा सिंपल होते हैं, रिलायबल होते हैं, पर जो फ्लश डोर हैंडल्स होते हैं ना, वो एक्सीडेंट्स में लॉक हो जाती है, जिसके चलते चाइना के अंदर बैंड हो चुकी है। और मेरे हिसाब से तो ये एक अननेसेसरी फीचर ही है, तो मैं इसको अननेसेसरी लिस्ट के अंदर ही रखूंगा। सो ये थे कुछ फीचर्स जो मैंने यूज केस के अकॉर्डिंग लिस्ट किया। हाँ, कुछ फीचर्स जरूर रह गई है, उनको मैं सेकंड पार्ट में जरूर कवर करूंगा। और जो लोग नई कार खरीदने वाले हैं उनको मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जो नेसेसरी वाली लिस्ट है उसको एटलीस्ट जरूर फॉलो कर लेना और ट्राई करना कि आपके बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो फीचर्स कवर हो जाए, क्योंकि हमने उन फीचर्स को उसी हिसाब से लिस्ट के अंदर डाला है। सो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ।